Welcome to Romeo Study Zone. Hello dear students, good morning. Welcome to Romeo Study Zone. And today we are now going to start with our next chapter of inorganic chemistry, that is P block. P block को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है. मेरे को पढ़ाने में और आप लोगों को पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है. बेसिकली इस चैप्टर को मैं 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कवर करा रहा हूँ. तो अगर आप 11th में हो तो वहाँ पर एक चैप्टर होता है एस एंड पी ब्लॉक. वैसे इसके लिए सेपरेट, बस डिफरेंस इतना होता है कि वहाँ पर हम 13 एंड 14 ग्रुप के एलिमेंट्स को पढ़ते हैं. यहाँ पर हम आपका 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप के साथ डील करते हैं, है ना. तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना. मेनली जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम डील करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में. लेकिन उससे पहले आपको छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू पी ब्लॉक, जो हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, उसके बारे में हम जानेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है ना. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम पी ब्लॉक, है ना. पी ब्लॉक तो लिख ही दिया मैंने. देखो उससे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी ज्ञात होनी चाहिए, है ना, रिलेटेड टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब ये तो जानते ही होंगे आप कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है. जानते नहीं जानते भाई? देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो जन्मदाता था वो था हेनरी मोज़ले. आपको ये भी पता होगा. और किसको उन्होंने बेस मान के ये टेबल दी थी, अपना लॉ दिया था, वो था आपका एटॉमिक वेट. नहीं, एटॉमिक बोलो जल्दी. हाँ बिल्कुल, एटॉमिक नंबर के बेस पर. किसके बेस पर? एटॉमिक नंबर के बेस पर. ये 11th क्लास में हमने पीरियोडिसिटी के अंदर पढ़ लिया था. तो इसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि आपके पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं. कितनी? 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम? पीरियड्स बोलते हैं. कितने पीरियड होते हैं आपके पास? 7. कितने होते हैं? 7 पीरियड होते हैं. जबकि 18 क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स. 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? ग्रुप के नाम से. किसके नाम से? ग्रुप के नाम से. तो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं. हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू अर्थ और वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू द अर्थ. ये आपको पता होगा, शायद आप स्टूडेंट होंगे 12th स्टैंडर्ड के, तो ये चीज़ें छोटी छोटी आपको पता होनी चाहिए. लेकिन एक जिसको कुछ भी नहीं पता होता, उस लेवल के बच्चों के लिए भी मैं इस लेक्चर को यहाँ पे कवर अप करा रहा हूँ. तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं और 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं. अब इसके अंदर आपके ब्लॉक होते हैं. क्या होते हैं? ब्लॉक, जिनका नाम होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. कितने ब्लॉक होते हैं भाई? ये आपके पास 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ. और अर्लियर क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एस ब्लॉक के अंदर 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं भरते हैं. पी ब्लॉक में अगर हम फिलिंग करते हैं तो 1 से 6, डी ब्लॉक में 1 से 10 और एफ ब्लॉक में 1 से 14, बोले तो 1 to 14. इतने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो सकती है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. अब जो आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा है रूल 2, 8, 8, 18, 18, 32, यही पढ़ा नहीं पढ़ा भाई? इस रूल को आप भूल जाओ, है ना. कोई आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सोडियम का 11 होता है और ये 2, 8, 1 ऐसे लिखते हैं ना. लेकिन आपको थोड़ा सा एडवांस चलना है और 11th के अंदर आपने अबव प्रिंसिपल को पढ़ा होगा. उसी के बेस पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करना है और लिखना है.
ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको तो आप कभी कभी यूज करोगे, बाकी हमें मेनली किससे डील करना है, अबव प्रिंसिपल वाले रूल से, उसी के बेस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें आप जानते हैं कितने पीरियड होते हैं भाई, 7। तो 1s लिखो, 2s लिखो, 3s लिखो, 4s लिखो। सॉरी यहाँ पे इसको नहीं लिखा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे कोई दूसरे एग्जांपल कवर कर लेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर, क्योंकि आपको क्लियरली विजिबल हो इसीलिए मुझे ये ऊपर की साइड लिखना पड़ेगा, है ना। तो देखो आपके पास होता है 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और आपका 7s हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 पे लिखना है, 3 पे लिखना है, 4 पे लिखना है, 5 पे लिखना है, 6p एंड 7p। बस आपको क्या करना है, 1s है तो यहाँ पे 1p नहीं है। अब ये को यहाँ पर जैसे जैसे हम ब्लॉक से आगे प्रोसीड होंगे वैसे वैसे एक डाउन होता जाएगा, आपका एक सबसेल यहाँ पर कम होता जाएगा। यहाँ पे सबसेल कौन सा, 1p कम हो गया है। अब की बार यहाँ पर 2d नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3d नाम से, 3d, 4d, 5d, 6d एंड सो ऑन, है ना। जबकि हमारे पास एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती है, एक तो होती है 4f सीरीज जिसको हम लेंथ नोड बोलते हैं, और एक होती है हमारे पास 5s सीरीज जिसको एक्नोड्स बोलते हैं। अब फिलिंग कैसे होती है इसके अंदर, फिलिंग होती है इस टाइप से। किस टाइप से होती है, इस टाइप से फिलिंग होती है। तो हम फिलिंग करके बता देते हैं आपको। 1s, 2s, 2p, 3s, 4p, 4s, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो इस टाइप से आपकी क्या होती है, फिलिंग होती है। पहले आपका इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर जाएगा, फिर 2s के अंदर जाएगा, फिर 2p। ऐसे नहीं करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे यूँ, है ना। तो उसके बाद 2p के बाद कौन से में आएगा, 3s में आएगा, 3s के बाद यहाँ पर 3p में, फिर उसके बाद 4s में, फिर आपका 3d के अंदर, फिर 4p के अंदर, फिर 5s के अंदर, फिर 4d के अंदर, फिर 5p के अंदर, फिर 6ps के अंदर। तो इसी टाइप से क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, फिलिंग होती है, जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो फर्स्ट 1s के अंदर क्या भरेंगे हम, इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1s1, है ना। एक ट्रिक आपने वो भी सुनी होगी, अगर आपको ये ध्यान, वैसे ये ध्यान रहेगी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आगे, लेकिन आपको ध्यान रहे ना रहे। एक होता है SSP, SPS, उसके बाद होता है DPS, DPS, उसके बाद होता है FDPS, उसके बाद होता है FDPS होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है ना। हाँ, सरस्वती शिक्षा पब्लिक, सरस्वती पब्लिक स्कूल, जैसा आप बनाना चाहते हो। दिल फिदा, सॉरी गलत बोलिया, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, है ना। जैसा आप, कोई नहीं, हमें याद करने वाली अगर बकवास सी चीज़ें याद रखनी पड़ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं पूछ रहा हूँ आपसे हीलियम का, हीलियम का कितना होता है बताओ, 2, 1s2 हो गया यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ आपसे लिथियम, लिथियम का कितना होता है बताओ, 3 होता है। तो 1s2 तो भर गया। अब इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा, 2s के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर 2s लिखा और यहाँ पर 1 लिख दिया। बोलो बात समझ में आ रही है। मैं बोलता हूँ आपसे सोडियम, किसका बोलता हूँ, सोडियम का। सोडियम कितना होता है, 11, कितना होता है, 11। सोडियम 11 होता है, तो इसका कैसे करेंगे बताओ। हाँ वेरी गुड, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 हो गई कंप्लीट। क्या रे, हो गया ना, बिल्कुल
समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे इस टाइप से क्या लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सीन्स देखो यहाँ से हम नोबल गैसेज को क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। नोबल गैसेज आपकी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन एंड रेडोन। अब देखो यहाँ पे ये इस 11 के नज़दीक कौन सी नोबल गैस है, नियोन है, तो मैं नियोन को क्या ले लूँगा, कॉमन। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, और उसके बाद 3s1 लिख दूंगा इसे। तो इस टाइप से भी आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई। किसी का भी आप कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बोलता हूँ जिंक का, किसका बोलता हूँ, जिंक का, है ना। मैंने बोला आपसे जिंक का, तो Zn कितना होता है 30, कितना होता है 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और उसके बाद 4s2। अब आप सर बोलोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग हो रही है उसमें आपने 4s को बाद में क्यों लिख दिया, जबकि 3d बाद में आना चाहिए था, क्योंकि फिलिंग ऐसे हो रही है ना, तो 3d बाद में आना चाहिए था 4s। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप देखो यहाँ पर अगर 4s को आप यहीं पे रिप्लेस कर दो तो फिलिंग तो आपकी 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, 3d के अंदर बाद में जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे जो क्वांटम नंबर है जो पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 2 3 3 3, तो यहाँ पे एक इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है ये, तो इसीलिए हम इसको 4s2 को बाद में लिख देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पहले फिल होगा ना कि बाद में होगा, है ना। सिंस देखो यहाँ पर जिंक के नज़दीक कौन सी नोबल गैस है, बताओ ये 18 वाली, 18 को क्या बोलते हैं बताओ, ऑर्गन, ऑर्गन ही बोलते हैं ना। उसके बाद क्या लिख देंगे हम लास्ट वाले को 3d10 4s2 लिख दिया। तो इस टाइप से हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट के लिए हो सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के लिए आप किसी भी एलिमेंट के लिए क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आई आपको, आ रही है, क्लियर। हाँ वेरी गुड, आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है भाई, तुम्हें तो नहीं कोई दिक्कत। मोहित मैं बोल रहा हूँ तेरे से कुछ और तू सुन ही नहीं रहा है, प्लीज़ ऐसा ना करें आप, फोकस करें कि मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, है ना। अब देखो हम छोटे टर्म्स हो रहे हैं आपसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने निकालना सीख लिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये तो हमारा नॉर्मल ट्रेंड है ना, डी ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं हम। डी ब्लॉक के अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हमें देखने को मिलती है। पहले साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज होता है, वो उसकी अलग बातें हैं, लेकिन हम जनरल ट्रेंड की बातें कर रहे हैं, है ना। उसके बाद आता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और साथ में हम ले लेते हैं यहाँ पर वैलेंसी, क्या ले लेते हैं, वैलेंसी। बहुत से लोग पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी, पढ़ाने वालों से गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई जगह पर गलती कर देते हैं कि वैलेंसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान जाते हैं और दोनों को इक्वल बोले लगते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। सिंपल जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन outermost सेल, या फिर क्या बोलते हैं इसे, वैलेंस सेल बोलते हैं, कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसे क्या बोलते हैं बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकेंडली जो आपके पास वैलेंसी शब्द है, वैलेंसी, ये जो वैलेंसी शब्द है आपके पास ये वाला, और हमने ये देख लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा है कि वैलेंसी वो होती है किसी एलिमेंट के द्वारा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए लिए गए या फिर दिए गए इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होती है उसे क्या बोलते हैं, हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। तो सिंपल बोलूँगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स required
required by an atom to complete its octet, to complete its octet। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड होते हैं, जरूरत होती है। अब दो चीज़ें होंगी, अगर उसको जरूरत है तो भाई या करेक्ट करते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन को, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड ही नहीं होता, ये डोनेट भी करता है ना, तो थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। पुनः लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड बाय एन एलिमेंट to complete its octet after accept और डोनेट। या तो वो एक्सेप्ट करेगा या फिर डोनेट करेगा, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर डोनेट करेगा, दोनों कंडीशन हो सकती है ना। सिंपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, सोडियम, क्या है, सोडियम 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो वैलेंसी क्या होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इसके अंदर देखो पीरियड नंबर कौन सा है, पीरियड नंबर होता है आपका मैक्सिमम क्वांटम नंबर, और मैक्सिमम क्वांटम नंबर इसके अंदर क्या है, ये वाला है। ये क्या है इसका मैक्सिमम क्वांटम नंबर, क्या है मैक्सिमम क्वांटम नंबर। और जो मैक्सिमम क्वांटम नंबर होता है वही क्या कहलाता है आपका पीरियड कहलाता है। और यही क्या होता है आपका वैलेंस सेल होता है, क्या होता है वैलेंस सेल होता है। अब देखो 3 यहाँ पे है, 3s के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो ये क्या कहलाएंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएंगे इसके ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने भाई यहाँ पे 1, कितने हैं 1। अब एक चीज़ बताओ, अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले, बेटर कंडीशन कौन सी है। आप बोलोगे सर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो आपका 2p और 2s के अंदर 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है ऑक्टेट बनाता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी +1, कितनी हो जाएगी +1 हो जाएगी, है ना। अब बोलोगे सर ये सही तो बोलते हो आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों सेम होते हैं, हमने सुना भी है। नहीं, ये हमेशा सत्य नहीं होता। देखो क्लोरीन के लिए देख रहा हूँ मैं, क्लोरीन के लिए क्लोरीन कितना होता है 17, कितना होता है 17। करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही होता है ना। देखो यहाँ पे 3s, यहाँ पे 3p, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं मैक्सिमम क्वांटम नंबर के अंदर बताओ, 5 और 2 7। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, बताइए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 2 कंडीशन है, या तो इन 7 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर दें, या फिर क्या हो कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर ले। अब बेटर कंडीशन कौन सी है आपको भी पता होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी बन जाएगी बताओ -1। अगर कोई हम चीज़ लेते हैं तो हमारे ऊपर चार्ज कौन सा होता है नेगेटिव, अगर किसी को डोनेट करते हैं तो कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव होता है। ये होता है मेनली डिफरेंस किसके बीच में, वैलेंस और वैलेंसी के बीच में। फिर बता रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर उसके मैक्सिमम क्वांटम नंबर या फिर आउटर मोस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वैलेंस सेल आउटर मोस्ट सेल एक चीज़ होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके कितने भी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। आपको दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है,
दो चीज़ें देखनी है आपको, कितने की रिक्वायरमेंट है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तब ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब वैलेंसी पॉजिटिव आएगी। दूसरी चीज़, अगर ले रहा है तो इन केस ऑफ क्लोरीन में देख रहे हैं हम यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसकी वैलेंसी कितनी है, -1 आ रही है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं किसके बीच में, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में। छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक बार इनको कॉपी कीजिए ताकि आपको आगे फिर कवर कराया जाए। तो कॉपी कीजिए थोड़ा सा। कर लिया भाई, चलो कोई नहीं, ठीक है कर लिया वो तो। नहीं, इसे पहले ना पेपर से इरेज करना पड़ेगा, पेपर से नहीं सॉरी, किसी क्लॉथ से। चलो देखो, इतना कवर करने के बाद में हमें ये पता चल गया कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो पता चल गया आपको क्या डिफरेंसेस होते हैं। हाँ, क्या डिफरेंसेस होते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है या फिर ले रहा है तो उसकी वैलेंसी कहलाती है उसका नंबर। अगर आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है। बात क्लियर। हाँ, तो आई थिंक आपको इन दोनों शब्द में कोई शिकायत नहीं होगी। आई थिंक समझ में आ चुका होगा आपको। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड कर रहे हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है आयंस। क्या है, आयंस। अब आपने आयंस का नाम तो सुना ही होगा। आयंस 2 टाइप के होते हैं और ये तो हर कोई जानता है। आयंस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं भाई, 2 टाइप्स के होते हैं आयंस। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के आयंस होते हैं, जो हम डेली देखते भी हैं। डेली नहीं, मतलब केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। तो आयंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आयंस क्या होता है बेसिकली, आयंस 2 टाइप के होते हैं। ये बेसिकली एक चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज होता है एक। तो आयंस को हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका कैटाइन और दूसरा होता है आपका एनाइन। कैटाइन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और इसके ऊपर होता है नेगेटिव। ये तो बचपन से आप सुनते आ रहे हैं। सेकंड चीज़, यहाँ पे जो आपके आयंस होते हैं, आयंस आपके आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक कंपाउंड का। किसका फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स का। आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर दोज कंपाउंड्स, दीज आर कंपाउंड्स which can dissociate into their respective ions on hydrolysis। उसे क्या बोलते हैं हम, आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड जो अपने आयंस के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, है ना। तो देखो कैसे होते हैं। मेरे पास NaCl है। क्या है, NaCl। आप जानते हैं कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है, H2O में डालने पर। किस में डालने पर, H2O के अंदर डालने पर। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा किसको, क्लोरीन को।
दूसरी ओर क्लोरीन होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, Cl- बन जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कैटाइन और ये क्या है एनाइन, जो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। सो NaCl सोडियम क्लोराइड इज ए आयनिक कंपाउंड। सेकेंड वन इसी टाइप से सिमिलरली Mg SO4 का होल ट्वाइस, SO4 का होल ट्वाइस, है ना। तो इसको देखते हैं जरा। देखो Mg के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2+। कितना होता है, 2+। कितना होता है भाई, 2+ होता है। दूसरा हमारा यहाँ पर SO4 2-, सॉरी होल ट्वाइस नहीं लगेगा, खाली MgSO4 होगा। Al2SO4 का होल थ्राइस। कैसे, देखो यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम प्लस का 3 चार्ज आएगा, साथ में देखो सल्फेट आयन, SO4 क्या होता है, सल्फेट आयन होता है। तो यहाँ पर सल्फेट का नंबर देखो 3, तो यहाँ पर 3 लगा दिया, एल्यूमिनियम का नंबर 2। तो देखो यहाँ पर ये सभी क्या है आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं। क्या हैं, आयनिक कंपाउंड्स। अपने आयन्स के अंदर डिसोसिएट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं ना, बिल्कुल। तो आयनिक कंपाउंड आपको समझ में आ गया, आयन्स के अंदर डिसोसिएट हो रहे हैं। उसके बाद अगली चीज़ जो हमें पढ़नी है थोड़ी सी, वो है आपका क्या जी, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर एक चैप्टर है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से 11th स्टैंडर्ड में। वहाँ पे इस चीज़ को कम्प्लीटली हम पढ़ते हैं, लेकिन कंप्लीट तो नहीं करा सकता मैं, लेकिन कुछ आइडिया दे सकता हूँ कि वैलेंसी आपको कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को कनेक्ट करके देती है ना। जैसे आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, -K2। ठीक, सिंस आपके जो एल्कली मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स, जैसे आपका लिथियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबेडियम हो गया, इन सभी एलिमेंट्स के लिए क्या होता है आपका, एल्कली मेटल्स के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है आपका +K1। दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, ग्रुप नंबर 2 के, जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और आपका बेरियम हो गया। इन सभी के लिए क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, सभी के लिए -1 होता है ना। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, एक्सेप्शन को यहाँ पे डील नहीं कर सकते हम, बिकॉज फिर तो हम रेडॉक्स के अंदर ही इंटर कर जाएंगे। तो लिमिटेड अमाउंट के अंदर हमें चीज़ों को कलेक्ट करना है। ऑक्सीडेशन नंबर ये ध्यान रखना बस आपको कि कहीं पर आप अंदाज़ा लगाते हैं कि वैलेंसी से इस चीज़ को कनेक्ट करना, थोड़ा सा वैलेंसी तो मैंने बता दिया आपको। तो ऑक्सीडेशन नंबर को मेजर टाइम, मैक्सिमम टाइम आपको किससे कनेक्ट करना है, किससे कनेक्ट करना है, वैलेंसी से। ओके, तो ये है आपके ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, बिल्कुल। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। चलो इसको कॉपी कर लो, फिर हम स्टार्टिंग से ही करेंगे पी ब्लॉक को स्टार्ट। अब आपको मैंने कोर कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, उसके बाद आगे ही प्रोसीड करेंगे। तो देखो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। वैसे तो आप इनिशियल 11th स्टैंडर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिल चुके होंगे, है ना। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर और पीरियोडिसिटी के अंदर हमने बहुत अच्छी तरीके से किसको डील किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ईच एंड एवरी ब्लॉक के लिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आप उस चीज़ को भूल गए हैं, तो दोबारा उस चीज़ को आप यहाँ पर सीख लोगे। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो कि कल टेक्निकल इश्यू के कारण वहाँ का पार्ट में रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। वो वीडियो एक्चुअली ब्लर हो गया था और कुछ टेक्निकल
इशू थे, ऑडियो रिकॉर्ड सही तरीके से प्रॉपरली नहीं हो पाई थी, जिसके कारण मेरे को ये कंटिन्यू करना पड़ रहा है। इसीलिए आपको कल जो शर्ट थी वो आपकी सैफ्रॉन कलर की थी, आज आपको ब्लू दिख रही है। तो ये थोड़ा सा आपको आप बोलने लग जाए कि भाई एक ही डे में एक ही लेक्चर के अंदर 2 शर्ट्स कैसे हो सकती हैं। तो ये हमारा ही कलाकारी हो सकती है, किसी दूसरे की नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्या होता है, जानते होंगे। खैर देखो, इधर की साइड हमारे पास ग्रुप नंबर 13 होता है। एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये थैलियम। बोलो बात समझ में आ रही है? यही होते हैं, नहीं होते हैं? उसके बाद ग्रुप नंबर 14 के, ग्रुप नंबर 14 के कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और ये लेड। उसके बाद ग्रुप नंबर 15, ये आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मथ। उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और ये पोलोनियम। उसके बाद ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटिस्टाइन। एंड ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 में ऊपर होता है हीलियम, उसके बाद होता है नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन एंड आपका रेडोन। ये सभी एलिमेंट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। ये आपका ग्रुप नंबर 13, ये आपका ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये सभी क्या हैं? आपके ग्रुप्स हैं। कौन से ग्रुप हैं ये आपके? हाँ, 13 to 18, 13 to 18 ही है। क्या मिलते हैं आपके? पी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो, हीलियम को छोड़कर, हीलियम ही एक ऐसा पी ब्लॉक एलिमेंट का एक एलिमेंट होता है जो आपका फर्स्ट पीरियड के अंदर बिलोंग करता है, फर्स्ट पीरियड के अंदर बिलोंग करता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 होता है। तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम क्वांटम नंबर क्या है? 1 है, फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है। वैसे तो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पता होगा हाइड्रोजन एंड हीलियम ही ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पीरियड आपके फर्स्ट पीरियड होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट पीरियड से ये बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज़, ये अपना ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करना चाहते। क्या कंप्लीट करना चाहते हैं? डुप्लेट। डुप्लेट बोले तो 2, और ये किसके हुए पड़े हैं? पहले से ही हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरी चीज़, जो आपका हीलियम होता है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होता है वो आपका एस सब सेल के अंदर इंटर होता है, ना कि पी के अंदर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिलेटेड टू हीलियम। तो सेपरेट है थोड़ी सी। दूसरी जो नोबल गैसेज हैं उनके कंपैरिजन की बात करूँ मैं, तो हीलियम एक डिफरेंट लेवल की आपकी क्या है? नोबल गैस है। लेकिन इधर की साइड देखो, यहाँ पे ये आपका पीरियड नंबर 2, ये आपका पीरियड नंबर 3, 4th, 5th, 6th, ये आपके 6th पीरियड नंबर है। 7 क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पर होते हैं आपके कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हमारे किसी कुछ काम के नहीं होते हैं। कौन से एलिमेंट? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। कौन से एलिमेंट होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब ये एक ऐसा मेटल होता है जिसके अंदर आपके दिस ब्लॉक कंटेंट्स ऑल नहीं लिखेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और उनके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है मेटल और नॉन मेटल को क्या बोला जाता है? मेटलॉइड्स एंड मेटलॉइड्स। तो एक ऐसा ब्लॉक है ये जिसके अंदर तीनों
आपके मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों आपके मिलते हैं। हालांकि एस ब्लॉक आपका पूरा मेटल होता है, डी ब्लॉक आपका ट्रांजिशन मेटल, वो भी आपका क्या होता है, मेटल होता है। पीई ब्लॉक ऐसा होता है जिसके अंदर तीनों मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड पाए जाते हैं। अब वो कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं वो देखो, ये आपका बोरोन, क्या है, बोरोन, और ये क्या है आपका एटेस्टाइन। ठीक है, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं आप कि आपकी क्या है, बच्चा बैंगन, फ्रेजी तो आपको पता ही नहीं मैंने, है ना, फ्रेजी बता देता हूँ। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। उसके बाद है कहे शिव जी सुने पार्वती, या फिर केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम, मतलब कुछ मुझे प्रॉब्लम है ना। तो ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। उसके बाद है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, है ना, या फिर भिखारी, या फिर ऐसे न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, हो गया। उसके बाद ग्रुप नंबर, हाँ वो वाली तो तुम्हें पता है, खैर, नई पड़ोसन ऐश्वर्या राय से भी ब्यूटीफुल, है ना। ओ स्टाइल से टीपो, टीपो का मतलब क्या होता है, चीटिंग करना, है ना, स्टाइल से टीपना है। उसके बाद क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटेस्टाइन, है। उसके बाद है हीना, नीना और करीना, जीनत, रानी, या फिर आप ऐसा बोलते हो, चलो कोई नहीं, यही आपके लिए बेटर है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनोन एंड रेडोन। तो ये क्या है आपकी यहाँ पर नोबल गैसेस हैं। ये सभी आपको थोड़ा सा फ्रेजिस से आपको याद रखना है, थोड़ी सी चीज़ें आपको कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। वैसे तो आपको एलिमेंट का नाम, सिंबल ही पता होना चाहिए, वो आपके लिए बेटर है। एग्जामिनेशन में इन करीना वरीना से कुछ लेना देना नहीं होता, है ना। तो देखो इस लाइन पे पढ़ने वाले, अगर मैं इस बच्चे ने इस आंटी को लाइन मारी, किसको मारी, इस आंटी को, कौन है ये आंटी, ये आंटी है आपकी एटेस्टाइन। तो इस बच्चे को और एटेस्टाइन को मैं यहाँ पर छोड़ दो, मतलब इस आंटी को छोड़ देता हूँ। कई बुक्स के अंदर आपको मिलेगा कि बोरोन आपका क्या होता है, मेटलॉइड होता है। तो एज पर एनसीईआरटी हम क्या मानते हैं, बोरोन को एक मेटलॉइड मान के चलते हैं। तो देखो इस लाइन पे पढ़ने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या हैं आपके, क्या हैं, वो सभी आपके मेटलॉइड हैं। क्या है, मेटलॉइड। तो देखो मेटलॉइड में बना रहा हूँ यहाँ पर, ये है ना, ये वाली जितने भी मैंने यहाँ पर सर्किल किए हैं ये सभी क्या हैं आपके मेटलॉइड्स हैं। क्या हैं, मेटलॉइड्स। इस लाइन के अंदर जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर वो क्या हैं, सभी आपके मेटलॉइड्स हैं। क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। दूसरी चीज़, इस मेटलॉइड के इधर वाले जो हैं वो सभी क्या हैं आपके नॉन मेटल्स। जितने भी इधर के दिख रहे हैं आपको नॉन मेटल्स हैं। और जनरली यहाँ पर क्या होते हैं आपके, गैसेस होती हैं, और गैसेस क्या होती हैं आपके, नॉन मेटल्स ही होती हैं। इधर की साइड सभी क्या हैं, ये हैं आपके मेटल्स। क्या हैं, मेटल्स। तो ये एक ऐसा पीरियड है ये जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों ही प्रेजेंट होती हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भाई। अब हम देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता होगा इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 NP from 1 to 6। मीन्स N क्या है यहाँ पर, पीरियड नंबर। क्या है, पीरियड नंबर। और S और P क्या है आपके ऑर्बिटल्स हैं।
मीन्स आपका S सब सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरे होंगे, बस इलेक्ट्रॉन वेरी कहाँ पे कर रहे होंगे, NP सब सेल के अंदर, मतलब 1 से लेकर 6 तक यहाँ पर फिलअप होंगे आपके, ठीक है। अब वो कैसे होंगे आइए देखते हैं, है ना। मैं कुछ एलिमेंट्स कंसिडर कर रहा हूँ आपके यहाँ पे, कुछ एलिमेंट्स मैंने बोल दिया आपका यहाँ पर बोरोन, बोरोन कितना होता है 5 होता है, तो इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p1, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। मैक्सिमम क्वांटम नंबर, देखो यहाँ पर ये क्या होता है, मैक्सिमम क्वांटम नंबर होता है, और ये मैक्सिमम क्वांटम नंबर ही किसको रिप्रेजेंट करता है, पीरियड को। किसको रिप्रेजेंट करता है, पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिमम क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स इसका पीरियड कौन सा है आपका, सेकंड पीरियड, और वो हम जानते हैं। तो हमें केवल और केवल आपका मैक्सिमम क्वांटम नंबर वाला ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखना पड़ेगा। वो ऐसे बिकॉज हम नोबल गैस को लिखें या फिर नहीं लिख लें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हीलियम को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर 2s2 2p1 हो गया नहीं हो गया। क्या जो यहाँ पर 2s2 2p1 मैंने लिखा, क्या ये इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर रहा है। n क्या यहाँ पर पीरियड है, देखो यहाँ पर पीरियड है। s क्या यहाँ पर ये है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p क्या है 1 to 6, मतलब यहाँ पर 1 to 6 ही क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वेरी हो रहे हैं। दूसरा देखो एल्यूमिनियम, क्या एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अगर देखें तो कितना होता है 13 होता है। कैसे लिखेंगे बताओ, हाँ बिल्कुल, अगर आपको इसके बेस पर चलना है वही आएगा। तो मैं क्या, इसका पीरियड नंबर कौन सा है, थर्ड, तो 3s2 3p1 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उसके बाद इसके नीचे वाला लेता हूँ मैं गैलियम, गैलियम लेता हूँ तो इसका कितना हो जाएगा 4s2 4p1 हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इन सभी के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ns2 np वाला रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। मतलब p सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है, हाँ। दूसरा देखो, दूसरा क्या है आपका, देखो कार्बन, क्या है कार्बन, कार्बन आप जानते हैं कार्बन क्या होता है, कार्बन क्या होता है 6 होता है। 1s2 2s2 2p कितना 2 होता है नहीं होता है। अब इसको हम भूल जाएं, मैक्सिमम क्वांटम नंबर वाला यही है, तो यही क्या बन जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इस वाली को बिल्कुल कर रहा है भाई, कर रहा नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना बिल्कुल। इस वाले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल को फॉलो कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन के बाद अगर मैं सिलिकॉन का लिखूँ तो कितना होता है 14, तो कैसे लिखेंगे, पीरियड नंबर 3s2 3p2। इन सभी के अंदर देखो आपका पीरियड वेरी होगा, बाकी आपका क्या होगा ns2 np2, क्या होगा ns2 np2 होगा। बात क्लियर हुई, इनका बताओ क्या होगा, हाँ सिमिलर टाइप से ns2 np क्या होगा 3 होगा। इनका बताओ ns2 np क्या होगा 4 होगा। इनका बताओ ns2 np क्या होगा 5 होगा। और इनका क्या होगा एक्सेप्ट हीलियम ns2 np क्या होगा 6 होगा। तो आप देखो फ्रॉम 3rd to 13 to 18 ग्रुप में आप देख रहे हो, यहाँ पर pk1 अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था, 2 3 4 5 एंड 6 हो गए। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन p सब सेल के अंदर भरा जा रहा है। तो बिल्कुल इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आई थिंक आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक छोटी सी चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, इसको पहले कॉपी कर लो थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को, ठीक है, हाँ कर लिए, हाँ। तो देखो एक चीज़ छोटी सी बताना चाह रहा हूँ मैं, जो आपको कनेक्ट, कई बार होता है कि हमें छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन कई बार उनको हम भूल जाते हैं, और भूलना हमारी आदत, हमारे स्वभाव के अंदर होता है। तो ऐसा नहीं करना हमें। कई बार वो एटॉमिक नंबर दे देता है और आपसे पूछ लेता है किसका ग्रुप बताओ, पीरियड बताओ, या फिर इसका क्या बताओ नाम बताओ, तो वहाँ पर आप मिस्टेक कर बैठते हैं।
सब कुछ आपने कर लिया लेकिन गलती हो जाती है। तो आप क्या करना है, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम और उनके एटॉमिक नंबर आपको याद रखने हैं, है ना। मैं रटने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। आपने रूल तो पढ़ा होगा 2,8,8,18,18,32। ये इनिशियल और छोटी क्लासेस इवन 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना, बिल्कुल। हाँ देखो एल्यूमिनियम कितना होता है, सॉरी ये आपका हीलियम कितना होता है, 2 होता है। 2 के अंदर अगर मैं 8 जोड़ देता हूँ तो कितना बन जाएगा, 10 के अंदर मैं 8 और जोड़ देता हूँ तो कितना बन जाएगा, 18 के अंदर मैं 18 और जोड़ देता हूँ कितना बन जाएगा, 36 के अंदर मैं अगर 18 और जोड़ देता हूँ तो कितना बन जाएगा, 54, और 54 के अंदर अगर 32 और जोड़ देता हूँ तो कितना बन जाएगा, 86। मीन्स हीलियम 2, नियोन 10, ऑर्गन 18, क्रिप्टन 36, जीनोन आपका 54, रेडोन आपका 86 हो गया। ये इनके एटॉमिक नंबर हैं यहाँ पे। अब देखो ये आपने ध्यान रख लिए। अब उसने बोल दिया आपसे कि आपको बताना है 54 का आपको पीरियड बताना है, ग्रुप बताना है, और साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है और एलिमेंट भी बताना है। क्या बताना है, एलिमेंट भी बताना है। 4 चीज़ें आपके इसके बेस पर उसने पूछ ली है। तो आप ये देखो कि जो उसने पूछा है वो 54 किसके क्लोज है, किसके क्लोज है बताओ। अरे 54 नहीं 52 मान लेते हैं इसे, है ना। 54 तो हमें पता है ना, 52 मान लेते हैं। 52 है आपका, किसके क्लोज है बताओ, ये किस नोबल गैस के क्लोज है ये एटॉमिक नंबर के, तो 54 के क्लोज है। अगर आपको पता है 54 पर कि जीनोन आती है, क्या आती है, जीनोन आती है, कितने पे आती है, 54 पे आती है। तो एक चीज़ सोच के चलो, 54 से पहले कौन होगा, 53 होगा, और 53 से पहले कौन होगा, 52। अगर इसका ग्रुप नंबर 18 है, इसका 17, तो इसका कितना हो गया, 16। पहली चीज़ तो यहाँ पर क्या निकाल लिया मैंने, ग्रुप निकाल लिया। दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि जीनोन का जो पीरियड होगा, क्या वो इस वाले एलिमेंट्स का भी क्या होगा, पीरियड होगा। बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो आपको ये देखना है कि जीनोन का पीरियड कौन सा है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जीनोन, मतलब 5वां पीरियड। तो इसका पीरियड कौन सा हो गया, 5वां, ग्रुप 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, अब देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NH2 तो होता ही होता है, सभी के लिए कॉमन होता है। यहाँ पर NP6 होता है, यहाँ पर NP5 होगा, यहाँ पे क्या होगा, NP बताओ, हाँ वेरी गुड, NP कितना होगा, 4 होगा। क्या होगा, NP4 होगा। तो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पर, पीरियड नंबर आपका 5S2 5P4। तो निकल आई ना चारों चीज़ें। तो छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, ये भी आपसे कई बार पूछी जा सकती हैं कि इसका ग्रुप क्या होगा, पीरियड क्या होगा। तो आपको बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स को एक जंक्शन मानते हुए दूसरे रिलेटिव जो एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करना है, और आप हर चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। क्लियर, समझ में आई बात, आ गई। हाँ आ गई है तो थोड़ा सा इसे कॉपी कर लो। कर लिया, हाँ कोई नहीं। अब देखो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम, और देखने वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपके लिए बता दिए थे, नहीं बता दिए थे, हाँ अगर बता दिए हैं मैंने, तो जो आपका बोरोन होता है, बोरोन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ मैं, है ना, रफ क्यों, क्योंकि बार बार मेरे को ड्रॉ ना करना पड़े, तो इसी के अंदर मैं हर चीज़ को मैनिपुलेट कर सकूँ। ये थोड़ा सा आपके लिए सही रहेगा। बार बार डायग्राम बनाऊँगा, टाइम वेस्ट होगा। सो मैं इनको इरेज कर देता हूँ जो आपके लिए आपने सीख ली हैं। बार बार उन चीज़ों को यहाँ पे नहीं बनाना पड़ेगा। अगर मैं ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स की बात करूँ, तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +3। कितना होता है, +3 होता है। जनरली बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इनका होता है +4
4 कितना होता है प्लस के 4, इनका होता है प्लस के 5 भी होता है और माइनस के 3 भी होता है, इनका होता है आपका प्लस के 6 भी होता है और माइनस के 2 भी होता है, इनका प्लस का 7 भी होता है और माइनस के 1 भी होता है नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। तो आप सीख जाओगे और सीख गए होंगे, इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर इनके ऐसे कैसे होते हैं, है ना। वो वेरिएशन भी होता है, जैसे आपका नाइट्रोजन होता है, क्या होता है नाइट्रोजन होता है, जैसे मैं N2 लिख दूँ यहाँ पर, है ना, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर प्लस के 1 है, मैंने लिख दिया यहाँ पर NO लिख दिया, यहाँ पर कितना है प्लस के 2 है, मैंने लिख दिया यहाँ पर N2O3, यहाँ पे कितना है आपका प्लस के 3 है, मैंने बोल दिया NO2 बोल दिया, यहाँ पर कितना प्लस के 4 है, यहाँ पर बोल दिया मैंने N2O5, इसके अंदर कितना है प्लस के 5 है। तो यहाँ पर क्या है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर जो सराउंडिंग एटम है नाइट्रोजन के साथ जो बाइंडेड है उसका नंबर यहाँ पे चेंज हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो ये चेंज होते रहते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना, बिल्कुल हाँ। तो बिल्कुल समझ में आई। दूसरी चीज़, आपके पास जो ये एलिमेंट्स होते हैं, पोलोनियम होता है और एल्टेस्टाइन होता है, ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली देसी तरीके से बता रहा हूँ, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी को, मतलब इस मेटल के साथ कुछ रिलेट किया, दूसरे मेटल के साथ कुछ रिलेट किया, तीसरे मेटल के साथ कुछ रिलेट करने में लगे पड़े, चौथे मेटल के साथ कुछ और हैं। तो एक तरीके से जो धोखेबाज होते हैं ना, धोखेबाज, वो एलिमेंट इनको बोल सकते हो आप, है ना। वैसे धोखेबाज तो होते नहीं है, इन्हें क्या बताइए, नॉन लिंग में बेचारे, है ना। धोखा तो इंसान ही बहुत देने के लिए है। एक ही डायग्राम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करने को मिल रही है भाई, हाँ बात सुनी भाई। दूसरी चीज़ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट of an element represent its valence electrons। ये लाइन क्या बोल रही है कि जितनी ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्या बोल रहा हूँ मैं, जितनी ज़्यादा आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर Cl2O7, इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन है क्लोरीन का वो प्लस के 7 है, और प्लस के 7 से ज़्यादा कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इस क्लोरीन एटम की नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पास कितने एलिमेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास बताओ, हाँ वेरी गुड, कितने हैं प्लस के 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, क्या है प्लस के 7 इलेक्ट्रॉन से, क्या है प्लस के 7 इलेक्ट्रॉन से। बात समझ में आई, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा देख लेना है बस, खाली कई बार चीज़ें छोटी छोटी कनेक्ट होकर क्वेश्चन बन जाती हैं, तो कोई मिस ना हो चीज़ें, इसलिए लिखा रहा हूँ मैं, है ना। अब है अपना इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, पेयर इफेक्ट। इनर्ट होता है रिएक्टलेस, मतलब जो रिएक्ट ना करे या फिर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे। पेयर होता है जोड़ा और इफेक्ट होता है प्रभाव। तो आखिर किसका जोड़ा जो रिएक्टलेस है और जो प्रभाव नहीं डालता है, वो चीज़ है क्या चीज़, जिसको हम क्या बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो इस रूल के लिए हैं। पहली चीज़ तो ये है दिस इफेक्ट shown by elements of
ग्रुप 13 to 15, 13 ग्रुप से लेकर 15 ग्रुप के एलिमेंट्स ही इस इफेक्ट को शो करते हैं। पहली चीज़ समझ में आई। आखिर ये दूसरे एलिमेंट्स इसको क्यों नहीं शो करते? इधर आओ थोड़ा सा। ये इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर पोलेनियम होता है और एटेस्टाइन होता है, ये यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। इनके कारण यहाँ पर ये एलिमेंट्स क्या नहीं शो करते, ये ग्रुप के एलिमेंट्स क्या नहीं शो करते यहाँ पर, बताओ? हाँ, वेरी गुड, क्या नहीं शो करते? इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो नहीं करते। केवल और केवल कौन शो करते हैं आपके? थैलियम, पीबी और बिस्मथ। थैलियम, लेड और आपका बिस्मथ, ये एलिमेंट्स क्या करते हैं आपकी, क्या करते हैं, इस इफेक्ट को शो करते हैं। अब क्या होता है, ये सब कुछ होता है स्क्रीनिंग के ऊपर। किसके ऊपर? स्क्रीनिंग के ऊपर। किसके ऊपर होता है? स्क्रीनिंग के ऊपर। एक चीज़ मैं बताऊं दोबारा से, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर, मैंने लिख दिया बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये आपका थैलियम है ना। इंडियम लिख दिया और उसके बाद लिख दिया मैंने यहाँ पर थैलियम। इसका पीरियड है आपका सेकंड, इसका है थर्ड, इसका है फोर्थ, इसका है आपका फिफ्थ और इसका है आपका सिक्स्थ पीरियड। बोरोन के बाद यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और आपका लेड। यही होगा नहीं होगा भाई? अगर मैं आगे बढ़ूँ तो न्यूज़ पेपर आज सब बिकेगा, है ना। ये 13, ये 14 और ये आपका 15। आगे को मैं एलिमेंट्स को यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज जो रूल हमारा काम कर रहा है वो 13, 14 और 15 ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए ही काम कर रहा है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपका जो थैलियम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 81। कितना होता है? 81। 81 से जस्ट पहले देखो यहाँ पर 80 होता है और 80 से नीचे नीचे जैसे आप जाओगे यहाँ पर डी ब्लॉक की सीरीज होती है। कौन सी सीरीज होती है? जिसको हम 5D सीरीज बोलते हैं। ये हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पढ़ा था। 5D सीरीज के अंदर हमने देखा था कि जो आपका लेंथनम होता है 57 पर होता है। कितने पर होता है? 57 पर। इसके ऊपर स्टार लगा होता है। इस स्टार का मतलब क्या होता है कि जो इसके बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं 58 से लेकर 71 तक जो 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, कौन से वाले? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ पे चले गए हैं? लेंथनॉइड सीरीज के अंदर चले गए हैं। किसके अंदर चले गए हैं? लेंथनॉइड्स के बाद। इसीलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि हॉफनियम आपका 72 आता है डायरेक्ट 57 के बाद 72 पीरियोडिक टेबल के अंदर आता नहीं आता है? इस चीज़ को जानते हो आप? अब जो आपके ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो स्क्रीनिंग पावर होती है वो क्या होती है? पुअर होती है। कैसी स्क्रीनिंग पावर होती है इनकी? पुअर स्क्रीनिंग पावर। कैसी होती है? पुअर स्क्रीनिंग पावर होती है। अब ये स्क्रीनिंग पावर क्या होती है? स्क्रीनिंग होती है रुकावट, सील्डिंग भी बोलते हैं जिसे। इसको हम जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन में 11th क्लास में पढ़े थे पीरियोडिसिटी चैप्टर के अंदर, जहाँ पे मैंने इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। लेकिन हाल फिलहाल इसको थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। देखो क्या होता है, हमारे पास कोई भी एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस यहाँ पे इनर सेल के कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे होते हैं कुछ आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब देखो जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है ड्यू टू प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है। तो जो नेट चार्ज होगा वो किसके ऊपर होगा? डिपेंड प्रोटॉन के ऊपर होगा। तो इसके चार्ज कैसे मान के चलते हैं हम? पॉजिटिव। अब आप जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव बोले तो दो अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शंस देखने को मिलता है। जबकि दो सेम टाइप के जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में क्या देखने को मिलता है? रिपल्सन। तो देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपना अट्रैक्शन लगा रहा होगा, अपने टुवर्ड्स खींच रहा होगा। दूसरी चीज़ इसका अट्रैक्शन इस वाले सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी होगा नहीं होगा भाई? दोनों सेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होगा? हाँ, ये कौन सी सेल है आपकी? इनर सेल। क्या है? इनर सेल, भीतरी सेल है। और ये क्या है आपका? आउटर इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर सेल है। क्या है? आउटर सेल। ये आपकी आउटर सेल और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा? आउटर इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? आपके इनर इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है,
जैसे जैसे यहाँ पर आपका अट्रैक्शन शो होता है, दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन शो करते हैं, ये आपस में भी रिपल्सन शो करते हैं, तो इनसे कहीं ज़्यादा ये डिफरेंट जो सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर क्या शो करते हैं, रिपल्सन शो करते हैं। क्या करते हैं, रिपल्सन शो करते हैं। मतलब रिपल्सन कौन सिखाएगा आपको, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन। किसको दूर भगाएंगे ये बताओ, ये आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको दूर भगाने का काम करेंगे। अब दो चीज़ें होंगी, या तो ये भाग जाएंगे या फिर ये क्या होंगे, नहीं भागेंगे। मान रहे हो बात को, मतलब जंगल के अंदर कोई एक शेर है, अब इन दो कुत्तों की इतनी हिम्मत है कि शेर को भगा पाएं, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो शेर है इन दोनों कुत्तों को भगा दे। तो क्या होगा, ये तो कई बार भूखा शेर भी हार मान जाता है, इसको तो सभी मानते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को यहाँ पर देखता है, न्यूक्लियस के टुवार्ड्स आता है। जैसे ही न्यूक्लियस के टुवार्ड्स आता है तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और इसको रिपल्सन फेस करने को मिलता है। अगर इन इनर सेल के इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी इतनी है कि इस आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को प्रिवेंट कर सकें, सील्ड कर सकें, स्क्रीन कर सकें, रुकावट डाल सकें, तो वही क्या कहलाती है, आपकी स्क्रीनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, स्क्रीनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, स्क्रीनिंग कहलाती है। तो ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या शो करते हैं, आपकी स्क्रीनिंग। क्या शो करते हैं, स्क्रीनिंग शो करते हैं। क्या शो करते हैं, स्क्रीनिंग शो करते हैं। तो ये होती है आपकी स्क्रीनिंग। अगर स्क्रीनिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी तो ये दूर जाएंगे, अगर दूर जाएंगे तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉनों को अपने टुवार्ड्स खींचने में असक्षम रहेगा। अगर असक्षम रहेगा तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, बोले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। अगर इनकी इतनी ताकत नहीं है कि इस अट्रैक्शन को रोक सकें, तो आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस न्यूक्लियस के क्लोज आएगा। अगर इस न्यूक्लियस के क्लोज आएगा तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा। तो स्क्रीनिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना जेड इफेक्टिव कम होगा। अगर स्क्रीनिंग जितनी कमज़ोर होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, जेड इफेक्टिव होगा। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर क्या होता है, इसीलिए हम ऑर्बिटल के बेस पर न्यूक्लियस से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये आपकी डिस्टेंस होती है। और सबसे ज़्यादा जो स्क्रीनिंग पावर होती है, सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग पावर होती है वो कौन से ऑर्बिटल की होती है बताओ, हाँ एस ऑर्बिटल की, उसके बाद पी की, उसके बाद डी की और उसके बाद एफ की। मतलब एफ ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे पुअर क्या शो करते हैं, सील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग। करते ही नहीं करते। अगर ये स्क्रीनिंग सबसे पुअर शो करेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा। आउटर इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने टुवार्ड्स खींचेगा, कौन, न्यूक्लियस अपने टुवार्ड्स खींचेगा, तो उनके ऊपर होल्ड करने की ज़्यादा टेंडेंसी किसकी रहेगी, न्यूक्लियस की रहेगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, पुअर स्क्रीनिंग शो करते हैं एफ इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ पे जो 58 से 71 है ये आपके एफ ब्लॉक ही एलिमेंट्स हैं, हाँ जी बिल्कुल ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अगर आपके ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो इनकी क्या होगी, पुअर शील्डिंग। क्या बोलते हैं इनको, लेंथेनॉइड। इनका नाम क्या होता है, लेंथेनॉइड। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये आपकी पुअर स्क्रीनिंग शो करते हैं जिसके कारण जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो इसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो इफेक्ट होता है वो पी ब्लॉक के ऊपर भी डिपेंड करता है। पी ब्लॉक के इन एलिमेंट्स के लिए भी यहाँ पर ये शो होता है, क्योंकि ये आपका जब आप 5th ग्रुप से 6th ग्रुप में जाओगे तभी ये इफेक्ट शो होता है, उससे पहले नहीं होगा। इस वाले ग्रुप के लिए होगा। तो होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट्स को कंपेयर करने जाऊँ, एक मैं ऊपर वाले को लेता हूँ और एक नीचे वाले को लेता हूँ, है ना। मैंने ले लिया यहाँ पर बोरोन। क्या ले लिया, बोरोन। अब बोरोन देखो, बोरोन तो यहाँ पर कोई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो नहीं है, इसके आसपास नहीं है ना। दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पर इंडियम। क्या ले लिया, इंडियम ले लिया। एक बोरोन ले लिया, दूसरा इंडियम ले लिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1। इसका कितना बताओ,
2s2 2p, सॉरी 2s2 नहीं, इसका 6s2 6p 1 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो देखो ये इनर सेल है, ये आउटर सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है किसका? बोरॉन का। किसका? बोरॉन का। यहाँ पे आपका 2s है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 और 2। इसके अंदर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। कौन सी सेल है ये? 2p। अब होता क्या है, अगर ये इन कंडीशन ऑफ बोरॉन, बोरॉन में अगर मैं इंडियम की कंपेरिजन की बात करूं तो कोई लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। अगर लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव इतना नहीं होगा। तो रेयरली जो चांसेस देखे जाते हैं, मैक्सिमम टाइम जो आपका बोरॉन होता है इसकी जो टेंडेंसी होती है प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की होती है या फिर उनके साथ बॉन्ड बनाने की होती है। अगर या तो बॉन्ड बनाने या फिर किसी को डोनेट कर दे, अगर इसने डोनेट या फिर बॉन्ड बनाए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है? प्लस के 3। कितना आता है? प्लस के 3 आता है। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है किसका? इस 13 ग्रुप एलिमेंट का प्लस के 3। समझ में आ रही है बात? इसका प्लस का 4 है, मैंने अभी आपको इधर की साइड लिखाया था, और इसका कितना है? प्लस के 5। ये इनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। समझ में आ रही है बात? तो इन केस ऑफ इंडियम, इंडियम में क्या होता है? लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो आपका 6s के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या होता है? अट्रैक्शन। अगर यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो क्या करेगा? ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को बहुत पावर के साथ क्या करेगा? यहाँ पर अपने टुवार्ड्स खींचेगा। क्या करेगा? अपने टुवार्ड्स खींचेगा। अपने टुवार्ड्स खींचेगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बॉन्डिंग के लिए निकालने में बहुत दिक्कत होंगी। जनरली ये इन इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। इन इलेक्ट्रॉन को क्यों डोनेट नहीं करेगा या फिर क्यों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कराएगा? क्योंकि ये बहुत क्लोज है किसके? न्यूक्लियस के। अगर ये न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। केवल और केवल ये आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है ये ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? यहाँ पर 1। इसीलिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है? प्लस के 1 होता है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर प्लस के 2 प्लस के 3 से यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिक्रीज हो गया? बताओ। ये 2 यूनिट डिक्रीज हो गया। कितना हो गया? 2 यूनिट डिक्रीज हो गया है। यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाली कंडीशन में नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए ये इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो चुके हैं। इनर्ट मतलब रिएक्टलेस, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या फिर जिनको डोनेट नहीं कर सकते। अगर ये रिएक्टलेस हो चुके हैं तो कितनी मात्रा कितनी है? बताओ। पेयर, जोड़ा है इनका, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनर्ट मतलब रिएक्टलेस, पेयर मतलब जोड़ा, और इफेक्ट जिसका पूरा नाम क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये किन एलिमेंट्स के द्वारा शो की जाती है? इन एलिमेंट्स के द्वारा, थैलियम, पीबी और आपका बिस्मथ। समझ में आ रही है बात? दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आई बात? आगे ना बिल्कुल? हाँ। अब इसका स्टेटमेंट लगा देते हैं, एक बार थोड़ा सा आप कॉपी कीजिए। कंप्लीट। कर लिया? ठीक है, इसे जूम आउट मत करो। चलो अब इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम एक साइड। स्टेटमेंट लिखने के बाद में फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू इनर्ट पेयर इफेक्ट।
तो इसके स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? पहला पॉइंट तो ये है, दिस इफेक्ट इज एप्लीकेबल फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 to 15। ओके। सेकंड पॉइंट आपका ये है, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स when we move down the group from 5th to 6th पीरियड, जब हम 5th से 6th पीरियड की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है बताओ? हाँ, यहाँ पर कौन एग्जिस्ट करते हैं? देयर एग्जिस्ट 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। और लेंथेनॉइड एलिमेंट्स कौन से होते हैं आपके? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in F सबसेल। किसके अंदर इंटर होते हैं? F सबसेल के अंदर इंटर होते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद तीसरा पॉइंट, उसके बाद क्या हुआ था? हमने ये जान लिया था कि लेंथेनॉइड सीरीज होती क्या है, लेंथेनॉइड के एलिमेंट्स क्या करते हैं, मतलब ये आपके। उसके बाद क्या लिखना हमें बताओ? यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये क्या करते हैं, स्क्रीनिंग पावर पुअर शो करते हैं, तो क्या होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। क्या होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो अगला पॉइंट आपका यही है, द जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज। क्या होता है? इंक्रीज होता है। अप्लाइज मोर अट्रैक्शन ऑन NS, है ना? जैसे मैंने वो लिया था इनर सेल का, तो ये NS के जो ऑर्बिटल हैं इनके ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इसके कंपेरिजन में, NP के कंपेरिजन में, है ना। तो ये है आपका NS। N क्या होता है? पीरियड होता है। तो NS इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या अप्लाई हो जाता है? जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? एज ए रिजल्ट ऑफ विच द टेंडेंसी of NS electrons to participate in bonding will decrease। क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाती है उनकी टेंडेंसी, किसकी? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होने की। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं हम? इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। उसके बाद आगे क्या लिखें हम? आप बोलोगे सर इतना स्टेटमेंट क्यों लिखा रहे हो आप? बिकॉज इसका रीज़न है ना। यहाँ पे
जो पॉइंट लिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला पॉइंट कैसे लिखेंगे हम? अगला पॉइंट लिखेंगे, देखो, द टेंडेंसी टू शो, द टेंडेंसी टू, द टेंडेंसी टू शो इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसका? इनर्ट पेयर इफेक्ट की जो टेंडेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है ऑन मूविंग। कब? जब हम मूव करते हैं। कहाँ से कहाँ तक बताओ? इन विच मूविंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। कहाँ पे? हाँ, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे आगे बताओ? अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होती है आपकी ये इनर्ट पेयर की जो टेंडेंसी होती है, क्योंकि लोअर एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स के द्वारा जो शो होती है वो कौन से होते हैं? नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं, है ना। कौन से? नीचे वाले, सबसे नीचे वाले। तो जितनी ज़्यादा नीचे वाला एलिमेंट होगा उसके लिए नीचे ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल होगी। डाउन द ग्रुप एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ विच, जिसके परिणाम स्वरूप द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लोअर एलिमेंट्स डिक्रीज। क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। कितनी यूनिट? 2 यूनिट। कितनी यूनिट घट जाती है? 2 यूनिट घट जाती है। अगर बोरॉन है, जैसे आपका ये था ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो थैलियम के लिए ये था, है ना, तो ये +1 होता है और ये कितना होता है? +3 होता है। तो देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है ना। इसीलिए तो इसे पेयर बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो लोअर एलिमेंट के लिए क्या होगी? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, और आप अगर हायर के लिए देखोगे तो क्या होगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, है ना। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल लिख देते हैं यहाँ पे, बिल्कुल कायदे के साथ, है ना, लिखना ज़रूरी है। लिख दें इधर? हाँ, कॉपी कर लिया ये वाला? अब देखो 1-2 क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर, और उसके बाद फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर हम एक पॉइंट जो आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि नोट की फॉर्म में लिखना है इसे, ठीक है। नोट की फॉर्म में कैसे लिखोगे? हायर एलिमेंट्स सोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। मतलब उनके लिए कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। व्हेन, वाइल, है ना, वाइल, जबकि लोअर एलिमेंट्स हो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रही बात? हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर, कि अगर जितना ऊपर एलिमेंट होगा उतना ही उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। जितना नीचे एलिमेंट होगा उसके नीचे ही क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। समझ में आ रही है बात? हाँ, आ रही है, बिल्कुल। अब आपसे कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं अरेंजिंग के बेस पर, है ना। क्वेश्चन है आपका कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स in their स्टेबिलिटी ऑर्डर। उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर क्या करना है? कंपेयर करना है ना। पहला दिया गया ए आपके लिए, जैसे इंडियम प्लस के 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है,
गैलियम प्लस के 3 के अंदर है, और भैया एल्यूमिनियम प्लस के 3 के अंदर है। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा है आपके पास इंडियम प्लस के 1 के अंदर है, गैलियम प्लस के 1 के अंदर है, एल्यूमिनियम भी प्लस के 1 के अंदर है। सी आपका एल्यूमिनियम आपका सॉरी आर्सेनिक लेते हैं ना, आर्सेनिक प्लस 5 के अंदर है, SN प्लस 5 के अंदर है, और आपका बिस्मथ प्लस 5 के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ है, मैं पूछ लिया SN प्लस के 2 और SN प्लस के मैं पूछ लेता हूँ कुछ कि PB प्लस के 2 और PB प्लस के 4 के लिए दोनों सेम हैं, इनमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। इसके बाद एक और पूछते हैं हम, चलो इन चारों को ये देख लो, ये सफिशिएंट है। एक बार ट्राई करके देखिए आप, फिर हम आपको बताएंगे। चलो कर लिया होगा आपने, तो देखते हैं आपने सही किया या फिर गलत किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि आपने क्या देखा था यहाँ पे। इस वाले के अंदर देखो, पहले वाले के अंदर आपने क्या करा था। देखो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो यहाँ पे जो स्पीसीज़ दे रखी है आयनिक स्पीसीज़, इन आयनिक स्पीसीज़ में ये ऑक्सीडेशन नंबर आपका हायर वाला है या फिर लोअर वाला है। देखो ये सभी ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं। अब ग्रुप नंबर 13 के अंदर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, एक तो होती है प्लस के 3 जो कॉमन होती है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट से कौन सी होती है प्लस के 1, तो ये हायर वाली है। अगर ये हायर वाली है, मैंने स्टेटमेंट लिख रखा कि हायर एलिमेंट के लिए जितना ऊपर एलिमेंट होगा उसके लिए उतनी ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। एक बार हम पोजीशन देखते हैं, आपका बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यही होता है ना। सबसे ऊपर कौन है यहाँ पे, कौन है, हाँ वेरी गुड, कौन है एल्यूमिनियम। उसके बाद कौन है गैलियम, उसके बाद कौन है इंडियम। तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर वालों के लिए क्या होगी, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल किसके लिए होगी ये L+3 के अंदर, फिर किसके अंदर होगी बताओ गैलियम के अंदर, और सबसे कम स्टेबल किसके लिए मानी जाएगी ये इंडियम +3 के लिए। दूसरा, अब की बार भी सेम एलिमेंट है लेकिन इस बार कंडीशन चेंज हो चुकी है। अब की बार कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर वाली। कौन सी है, लोअर वाली। एलिमेंट भी सेम है। अगर ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो किसके लिए ज़्यादा स्टेबल होगी, लोअर एलिमेंट्स के लिए होगी। तो सबसे लोअर एलिमेंट्स कौन से हैं यहाँ पे, इंडियम। तो इंडियम वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद कौन, गैलियम +1, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, L+1, क्योंकि एल्यूमिनियम तो +1 स्टेट शो ही नहीं करता, इसीलिए यहाँ पर सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, एल्यूमिनियम की ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आर्सेनिक, SN, टिन और बिस्मथ। इनके अंदर देखो ये +5 ऑक्सीडेशन नंबर आपका किस वाले का, कौन से एलिमेंट है ये, हाँ ये एलिमेंट है आपके पास न्यूज पेपर आज सब बिकेगा, इस वाले के ही है ना। देखो इन सभी के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +5 होती है, और घट के वो कितनी हो जाती है, +3 इन केस ऑफ लोअर एलिमेंट्स। तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये हायर वालों के लिए क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी। अब इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा हायर कौन सा है, आर्सेनिक। उसके बाद कौन है SB, SN नहीं है सॉरी, SB है, क्या है SB। उसके बाद लास्ट में कौन है यहाँ पर बताओ, बिस्मथ है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल किसके लिए होगी, आर्सेनिक के लिए +5। उसके बाद कौन होगा बताओ, बिस्मथ, एंटीमनी। और सबसे कम कौन होगा, बिस्मथ +5, क्योंकि बिस्मथ के लिए तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता ही होता है। वैसे लोअर एलिमेंट कौन है आपका, बिस्मथ ही है।
उसके बाद देखो ये Pb प्लस के 2 और Pb प्लस के 4। देखो Pb कहाँ पे लाई कर रहा है, Pb कहाँ पे लाई करता है बताओ, कहे शिव जी सुने पार्वती। क्या Pb सबसे लास्ट में नीचे, इसके लिए कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, प्लस के 2, क्योंकि हायर कौन सा होता है प्लस के 4 और ये इनर्ट प्योर इफेक्ट शो करता है, इसीलिए इसके लिए कौन सा होगा प्लस के 2। तो यहाँ पर क्या होगा आपका जो Pb प्लस के 2 है वो प्लस के 4 से क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। होगा नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ मैं एज ए होमवर्क, जिसको आपको थोड़ा सा क्या करना है, अच्छे से ट्राई करना है एक बार, है ना। छोटा सिंपल है, बिल्कुल आसान सा। हमारे पास क्वेश्चन है कि विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, कौन इसमें से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। आपका ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर Sn प्लस के 2 और एक है आपका Pb प्लस के 2। इन दोनों में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, साथ में उसका आपको रीज़न भी लिखना है, क्यों होगा। तुक्का तो हर कोई मार सकता है, लेकिन रीज़न आपको पता होना ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम और देखेंगे कि एनामोलस बिहेवियर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए ये एनामोलस बिहेवियर क्या होता है। टाइम काफ़ी हो चुका है और काफ़ी लेंथी लेक्चर हो चुका है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर, आज का जो लेक्चर है काफ़ी लेंथी हो गया, जिसका बड़ा होना या फिर जो लेंथ यहाँ पर इंक्रीज हुई है इस लेक्चर की, वो सबसे बड़ा कारण है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें थी रिलेटेड टू आयंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कराई इस लेक्चर के अंदर। तो एक बार थोड़ा सा आपको हर चीज़ को कनेक्ट करके देखना है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रोसीड करेंगे। तब तक आप सभी को बाय।